आज बात करते हैं तवांग सेक्टर में जो चाइनीज के साथ जो टसल हुई है, जो फिजिकल फाइट हुई है इंडियन ट्रुप्स की यांगसे में। ये तवांग सेक्टर का पार्ट है। इसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है और अभी मैं भी उसी बारे में आपको कुछ अपने इनपुट्स देना चाहूंगा। मैंने इस सेक्टर में नौकरी की है। ऑफ कोर्स यांगसे में कभी नहीं गया, मगर तवांग सेक्टर में मैंने 2 बार टेन्योर किए हैं। 82 83 जब फॉरवर्ड पोस्चर हमने लिया था इंडियन आर्मी ने, और उसके बाद अराउंड 2000। तो यांगसे की जो ये स्टोरी है, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि चाइना वहां पे आता है। चाइनीज ट्रुप्स या पेट्रोल्स हमेशा से यांगसे में आते रहे हैं और हमेशा से फेस ऑफ होता रहा है। कई बार ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए जैसे इस बार हुए हैं। तो ये कहना कि ये नई कहानी है, हमें नहीं पता था, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। जब मैं वहां पे पोस्टेड था तब भी चाइनीज पेट्रोल और इंडियन पेट्रोल्स एक दूसरे के आमने सामने आते थे। या फिर कई बार ऐसा होता था कि जो यांगसे का ग्रेजिंग ग्राउंड है, उसमें जो इंडियंस थे उनमें से कुछ को वो पकड़ के ले जाते थे, तब एक या दो को फिर रिलीज कर देते थे, फिर मीटिंग्स होती थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती रहती थी, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इस बार ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ है चाइनीज की तरफ से जो आई है, अराउंड 300 के करीब, कहते हैं कि उन्होंने इंडियन पोस्ट को ओवरवेल्म करने की कोशिश की। और चूंकि अब गलवान के लेसन हमारे सामने थे और इंडियन आर्मी लेसन लेने में बहुत एक्सपर्ट है, ये एक भी गलती दोबारा आपको दोहराती नहीं मिलेगी, अनलेस समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाए। तो इंडियन ट्रुप्स वर वेल प्रिपेयर्ड और उन्होंने उनको अच्छा खासा लेसन चाइनीज को दे दिया। अब बात यह है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जब उधर यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबली काफी हद तक टर्मोइल है, इकोनॉमी भी जो कि इंटरलिंक्ड ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें भी आप एक्चुअली क्राइसिस देख सकते हैं। रिसेशन भी एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है कि आपके डोर स्टेप पे ही खड़ा है। ऑफ कोर्स इंडिया तो बचेगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से चाइना को, या पीएलए के 300 नंबर की स्ट्रेंथ, इट्स ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। अगर हम सोचें कि इंडियन टर्म्स में हम देखें तो ऑलमोस्ट ए बटालियन स्ट्रेंथ, ये कैसे इन्वॉल्व हुई और क्यों हुई। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल यांगसे की लोकेशन क्या है। अगर आप तवांग जाएं, तवांग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पे एक डेप्टी कमिश्नर बैठता है, और जो इंडिया की एक ब्रिगेड है उसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। अगर आप तवांग से ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं एक्जेक्टली लोकेशन आपको मैप में दिखा ही रहा हूं, तो पहले पड़ता है एक्चुअली पेंगाटेंगसो। पेंगाटेंगसो लेक के साथ आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, एक वहां पे एक बेसिकली बेस है। तवांग से जब आप पेंगाटेंगसो जाते हैं तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता 82 83 में एक्चुअली फर्स्ट एमएलआई ने बनाया था और इसका नाम है छत्रपति शिवाजी मार्ग। अब मराठा वाले हैं तो नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि छत्रपति शिवाजी मार्ग उन्होंने रखा था। ये बहुत ही डिफिकल्टी के साथ ये रास्ता बना था। आई डोंट नो लेटेस्ट इसकी क्या सिचुएशन है, बट फैक्ट रिमेन्स के उस टाइम पे बहुत ही हार्डशिप्स के साथ ये रास्ता बना था, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में है। तवांग की खुद की हाइट ऑलमोस्ट आई थिंक 8000 प्लस होगी, और पेंगा टेंगसो की भी हाइट अच्छी खासी से अराउंड 11000 के करीब होगी। पेंगा टेंगसो से आगे पड़ता है बुमला। बुमला की हाइट अराउंड 14,000 फीट के आसपास होगी। और उससे आगे नॉर्थ ईस्ट में 20-25 किलोमीटर पे यांग से पड़ता है। यांग से में जो सिचुएशन है वो ये है कि वी आर सिटिंग ऑन ए डोमिनेंट ग्राउंड एंड चाइनीज आर ऑन द लोअर ग्राउंड। तो जो टैक्टिकल एडवांटेज है वो हमारे साथ है। और इसीलिए आपने देखा होगा ये जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो हमारी पोस्ट की तरफ आए और इंडियंस तैयार थे, तो उन्होंने उनकी अच्छी खासी यू नो जो भी आप कहें उसको वो कर दी। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज इंडियंस वर वेल प्रिपेयर्ड, नो डाउट अबाउट दैट। they were not outnumbered as they were outnumbered in Galwan. In fact, Chinese were outnumbered. इनकी तैयारी पूरी थी। हालांकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये सवेरे के 3 बजे हुआ है।
3 बजे। इसका मतलब है कि जो संतरी थे वो तैयार थे, ट्रुप्स भी तैयार थे, या फिर उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी। तो इस पॉइंट पे क्यों, ऐसा क्यों चाइना ने किया? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि पूरा जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का मेन पर्पज है कि इंडिया को अनस्टेबल रखा जाए। और अनस्टेबल रखने का सिंपल सा तरीका होता है कि बॉर्डर पे कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज हों, कुछ लोग घायल हों, इंटरनेशनल मीडिया बने, तो लोगों को पता चले कि चाइना और इंडिया के बीच में इशू चल रहा है, इंडियंस को पता चले। चाइना में सिस्टम उनके एडवांटेज में जाता है, इन द सेंस कि जो भी इंफॉर्मेशन उनकी पब्लिक को मिलती है वो चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है या पीएलए कंट्रोल्ड होती है। इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट के थ्रू जो आएगी, उसके अलावा दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे आएगी, ओपोजिशन से आएगी, एक सिविल सोसाइटी भी है, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस पे ही काम करते रहते हैं। और ऑफ कोर्स ट्विटर का तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट से पहले बाकी लोग आपको जो इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। इंडिया में आप इसको एडवांटेज कह लीजिए, आप इसको ड्रॉबैक कह लीजिए। और एक बात आप जान लीजिए, जो इंफॉर्मेशन आपको पहले आती है उसका आप भरोसा करते हैं। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो चाइना को ये जो पोर्ट बॉइलिंग है ये रखना ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। ओरिजिन बिल्कुल साफ है। चाइना का आप देखो लड़ने का तरीका क्या है। चाइना का बेसिकली आप आप शुरू से देख लीजिए, उनकी हिस्ट्री में देख लीजिए, 47 48 के बाद से, जब से चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, दे वांट टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। और अगर उनको लड़ना ही पड़े तो वो तब लड़ेंगे जब बिल्कुल जीत सुनिश्चित हो। आप 62 में देख लीजिए, उनको पता था कि इंडियंस इल प्रिपेयर्ड है तो उन्होंने अटैक कर दिया। अभी ऐसा नहीं है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डेवलपमेंट किया, इतना डेवलपमेंट किया कि अभी ट्रुप्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत आसान है। आप लद्दाख की तरफ देख लीजिए, आप तवांग की तरफ देख लीजिए, और ये ही मेन इशू है। क्योंकि अब चाइना के पास वो अपनी ट्रुप्स को मोबिलाइज करने का इमीडिएटली वो एडवांटेज नहीं है। इंडिया हैज ऑलरेडी कॉट अप विद देम। और अभी अगर आप तवांग की तरफ कभी गए हो तो आपने सेला पास का नाम जरूर सुना होगा, जो 14,000 फीट की हाइट पे है। कैन यू बिलीव इट, सेला पास में भी टनल के थ्रू अब रास्ता बनने जा रहा है। मतलब दिस कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उस एरिया में। क्योंकि अगर आप पहाड़ों में क्या होता है कि जो डिस्टेंसेस होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन उन डिस्टेंसेस को कवर करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये टनल बनने के बाद इंडियन ट्रुप्स को अगर मोबिलाइज करना पड़ा तो वो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। उसके अलावा बाकी भी अगर आप चीजें देखें, ब्रिजेस देखें, रोड्स देखें, फॉरवर्ड डिफेंस लोकेलिटीज देखें, एफडीएल देखें, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें ट्रुप्स रहते हैं उसको आप देखें, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इंडियंस आर कैचिंग अप विद चाइना ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट। और ये चाइना के लिए वरी की बात है, बिकॉज इन एनी केस चाइना का जो इंटेंशन है वो एक ऐसे एनिमी के साथ लड़ने का बिल्कुल भी नहीं है जो उसके बराबर हो या फिर वो अट्रीशन कर सके। हाँ, अगर बगैर लड़ाई के दुश्मन के ऊपर अट्रीशन करके वो अपनी पोजीशन बेटर कर लेता है तो चाइना को ये मंजूर है। लेकिन अभी ये सिचुएशन चेंज हो रही है, तो इसलिए चाइना का काम है कि किसी न किसी तरीके से इस आग को धीरे धीरे करके वो सेकता रहे, जिससे इंडिया को अनस्टेबल करता रहे, जिससे इंडिया स्ट्रोंग ना हो पाए, और साथ में इकोनॉमी भी ड्रेन होती रहे। क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसका तो एक फायदा है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है तो वो डेवलपमेंट के काम नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन आप जब डिफेंस के पर्पज से उसको बनाओगे तो ऑब्वियसली फिर इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। चाइना को ये बिल्कुल क्लियर पता है कि जो भी करना है, जो भी डिसाइड करना है, आइदर थ्रू निगोशिएशंस और थ्रू बैटल और थ्रू अट्रीशन, जो भी करना है वो जल्दी करना है कि सुपर पावर बनने से पहले करना है।
एक बार आपको ध्यान होगा कि जब लद्दाख क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मास्को गए थे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट आया था शायद आपको ध्यान होगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया शुड फोकस ऑन द बिग पिक्चर रादर देन ऑन द स्मॉल पिक्चर। तो ये बिग पिक्चर वर्सेस स्मॉल पिक्चर क्या है? बिग पिक्चर का मतलब है कि इंडिया चाइनीज इंटरेस्ट को प्राइमेसी दे। और चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना का इंटरेस्ट है कि वो एक सुपर पावर बने और जल्दी बने। चाइना इज इन ए हरी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो टाइम उनका सुपर पावर बनने का आ गया। अगर इंडिया चाइना के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है तो चाइना इज वेरी हैप्पी विद इट। उस हालत में जो स्मॉल पिक्चर है, इनकर्शंस हो रहे हैं, एग्रेसिव पोस्चरिंग हो रही है, ये चाइना की तरफ से रुक जाएगी। चाइना इज लुकिंग फॉर ए मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें यूएसए की कोई भी डोमिनेंस या प्राइमेसी ना हो। लेकिन एज फार एज इंडियन रीजन या एशिया इज कंसर्न, चाइना वांट्स दैट इट शुड बी ए यूनिपोलर एशिया, जहां पे उसकी दादागिरी हो, लोग उसकी बात सुने, और जितने भी कंट्रीज हैं जो भी चाइना के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, बीआरआई है, इन सब में पार्टिसिपेट करें। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक इसके लिए एग्री नहीं हुआ है, और सिंस इंडिया इज ए बिग मार्केट, सो चाइना को उससे अच्छी खासी प्रॉब्लम है। emergence of India as a power, significant power और probably future super power, ये चाइना को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। चाइना शुड बी ट्रीटेड एज ए बॉस। ये उनका सिविलाइजेशनल रिक्वायरमेंट भी है कि यहाँ पे हम राजे महाराजे रहें और बाकी सब हमारे सब सर्विएंट रहें। बट साइमल्टेनियसली इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम एक पुराने सिविलाइजेशन है और हमें उसमें टेक प्राइड इनटू दैट, तो हम किसी के सब सर्विएंट हो जाएं even if we are weak. Let us assume that for the time being we are weak. China is a big power, we are not that big power. So even if we are weak, it is not possible for India to be subservient to anybody else. चाइना को इंडिया की शर्तों पे रिलेशनशिप अभी तक जैसे भी इंडिकेशंस आ रहे हैं और जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो मंजूर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई यू सी ऑल दीज टसल्स, ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, माइनर बैटल्स, इरिटेंट्स, डिप्लोमेटिक वॉर्स, ये सब चाइना के चलते रहते हैं। नॉट ओनली विद इंडिया, नॉट ओनली विद इंडिया, आप देखो कि जितने भी नेबरिंग नेशंस हैं चाइना के, सबके साथ उसका कुछ ना कुछ इशू चलता रहेगा। और रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज चाइना का वो जो सिविलाइजेशनल परस्यूट है ना, कि हम यहाँ के राजे महाराजे हैं और बाकी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हमारे इंटरेस्ट के सब सर्विएंट है, तो हमें राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी कंट्रीज हैं सारे छोटे हैं, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन रिसोर्सेज, कई उनमें से डेवलप्ड इकोनॉमी भी हैं ऑफ कोर्स, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज ए बिग नेशन और ये पुराना सिविलाइजेशन है, तो उसको वो चाइना का जो हेगमोनिस्टिक डिजाइन है वो इंडिया को बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज हमारा माइंडसेट ही उस टाइप का है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है तिब्बत का। तिब्बत एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट है चाइनीज वैली में। अगर कोई तिब्बत का नाम ले देता है तो आप समझो कि चाइना एकदम तिल मिला जाता है। और जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, चाइना कहता है कि ये एक्चुअली तिब्बत का ही पार्ट है। और एक्चुअली जब दलाई लामा 14th दलाई लामा जब 59 में आए थे तिब्बत से, तो वो कहाँ रुके थे? वो उस मोनेस्ट्री में ही रुके थे, और उस मोनेस्ट्री की एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअल बौद्ध वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और चाइना ये बात अच्छी तरह समझता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि तवांग मोनेस्ट्री और तिब्बत फॉर दैट मैटर चाइना के माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर बैठा हुआ है कि जब तक तवांग मोनेस्ट्री पे उसका किसी न किसी तरीके से डोमिनेंस या से नहीं होगा, वो तिब्बत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब अगर चाइना डोमिनेंस चाहता है इस एरिया में और इंडिया एक अच्छा खासा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, तो उसमें एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और वो फैक्टर हो जाता है मोदी इफेक्ट। कोई भी कंट्री जब वो नेशनलिस्ट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है बाकियों के लिए। चाइनीज अपने नेशनलिज्म को तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमारे जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट होने चाहिए। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की बेसिकली डिक्टेटरशिप है एंड दे आर ओके विद दैट। वो उनको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोग उनके बारे में नहीं जानते कि उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, या फिर बड़े लिमिटेड तरीके से जानते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया में चाइना को एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अगर यही अभी इसी अक्षण यहाँ पे अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती या फिर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती, काफी हद तक ये प्रोबेबिलिटी है कि चाइना वुड हैव बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल। रीजन बिल्कुल साफ है, आपका जो पड़ोसी है वो आपके एट पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट पार होगा तो झगड़ा होगा। और अगर नीचे की तरफ है, सबसर्वियंस पोजीशन है, तो ऑब्वियसली फिर he is also accepting your superiority and you are also accepting कि भाई इसको मुझे कुछ नहीं कहना because he has already accepted my superiority। मोदी फैक्टर वहां पे, और ये जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है ये चाइना को इसीलिए सूट नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट भी है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। चाइनीज डिप्लोमेट्स कांग्रेस पार्टी के साथ, या जो हमारे यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, इन सब के साथ कंटिन्यूअस टच में रहते हैं। और जब आप इस तरह की टसल्स में, कंट्रीज के बीच में जो टसल होती है, तो जो ओपोजिशन पार्टी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये जितने भी ओपोजिशन लीडर्स इंडिया में हैं, इनका अगर आप कंडक्ट देखेंगे तो वो आपको इस तरीके से मिलेगा कि वो एक चाइनीज फैक्टर को काउंट करके चल रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगी। एट द मोस्ट दे विल से कि निगोशिएशंस आप कर लीजिए। तो इस तरह की टसल्स होती हैं तो आप देखते होंगे कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है वो बहुत सूटेबल नहीं पाते आप। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ओपोजिशन पार्टीज भी इन्फ्लुएंस करती हैं, जो एनजीओज हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके यहाँ कम्युनिस्ट हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशली मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, डेमोक्रेसी एक बहुत आइडियल सिस्टम नहीं है। जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वो अपने आप को एक डिसएडवांटेज में डेफिनेटली पाएंगे। जैसे पार्लियामेंट में कल डिस्कशन हुआ तो सबने कहा कि हमें एक एक डिटेल बताओ, कॉन्फ्लिक्ट की आप एक एक डिटेल बताइए जो यांगसे में हुआ। अब उसमें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो क्लासिफाइड है, और अगर वो डिस्क्लोज की जाती है तो उस हालत में जो आपका एडवर्सरी है उसको फायदा होगा। अब आप देखो, अगर आप कांग्रेस की अप्रोच देखो तो मैंने किसी टीवी चैनल पे कांग्रेस स्पोक्स मैन है तो उसने बोला कि हम चाइना के दांत खट्टे क्यों नहीं करते। इतना आसान है? डिप्लोमेसी है कि नहीं है, या सीधा आप दूसरे कंट्रीज से लड़ेंगे? एक लोकल लेवल पे इंडिया की टैक्टिकल सुपीरियरिटी हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट, और वहां पे वो चाइना को सबक भी सिखा सकता है। जैसे यांगसे में जो इंसिडेंट हुआ, आई एम वेरी श्योर कि इट इज ए लेसन फॉर चाइनीज। इवन गलवान में जो हुआ, इट इज ए लेसन फॉर चाइनीज। बट जस्ट ओपन a full-fledged war with any country is not the requirement of the day। और अगर कांग्रेस या ओपोजिशन पार्टीज ये कहते हैं कि नहीं, वी शुड सॉर्ट आउट चाइना, वी मस्ट हैव ए हार्श अप्रोच, वी मस्ट बी हार्ड लाइनर, फैक्ट रिमेन्स वेयर वर दे व्हेन दे वर इन पावर। यांगसे का इंसिडेंट मैंने आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था, साल में कम से कम भी तो 2-3 बार हर साल चाइनीज विजिट वहां पे ड्यू रहती है, और फिर इंडियन पेट्रोल जाती है, उनको वापस करते हैं। ये कहानी चली आ रही है, और ये कोई आज की कहानी नहीं है कि कोई ये नया इंसिडेंट हो, एक्सेप्ट दैट कि इस बार वो
जो उनकी नंबर्स थे वो थोड़े ज्यादा थे, तो इन्होंने दे टुक केयर ऑफ इट और उन्होंने अच्छा खासा उनको एक लेसन दे दिया इंडियंस ने। सो दिस इज ए वॉर ऑफ अट्रिशन, और हमें क्या इंश्योर करना है कि हम इस लड़ाई में जीतें सस्टेनेंस के साथ, अपनी रेजिलियंस के साथ। अगर हम बगैर लड़े हुए चाइना को इंटरनेशनल एरिना में पीछे छोड़ देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आवर विक्ट्री। और अब आप एक दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके आता हूं, दैट इज क्वाड वर्सेस ब्रिक्स। अब क्वाड के साथ चाइना इतना टची क्यों है? इंडो पैसिफिक में चाइना को अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो क्वाड से है। आप जरा सा भी कोई भी एग्रीमेंट आप क्वाड के साथ कर लीजिए, नेवी की एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर लेटेस्ट अगर आप देखें जैसे इंडिया यूएसए के युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो तवांग के आसपास कहीं हुई है, उसको लेके आपने देखा चाइना कितना टची है। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि इंडिया बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से उसको काउंटर कर रहा है। कौटिल्य क्या बोलता है, अरे भाई आपके अलायंसेस, इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया क्वाड में भी एक्टिव है। वो ठीक है, हम कहते रहते हैं कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, बट एक बार जब अलायंस बन जाता है उसको मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। मोदी गवर्नमेंट ये बात जानती है। सेम आप लगा लीजिए ब्रिक्स का, ब्रिक्स में भी इंडिया है, और जब आप इस तरह के अलायंस में शामिल होते हो जहां पे चाइना भी है, तो आप चाइना के ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर भी डालते हो इंटरनेशनल एरिना में। वो ठीक है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मगर इवन देन आफ्टर ऑल इंटरनेशनली तो दे हैव टू एग्री टू सर्टेन थिंग्स, वो प्रेशर तो उनके ऊपर आएगा। इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या है, बिल्कुल साफ है। आप अपने अलायंसेस डेवलप कीजिए, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाइए, आत्मनिर्भर भारत, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली आत्मनिर्भर भारत, दैट इज द की। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का और चाइना का कितना इंटरफेरेंस इंडिया में है, यू कांट रियली इमेजिन। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं, मैं लिंक्डइन पे हूं, काफी एक्टिव हूं। जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, देयर वाज ए बिग आर्टिकल ऑन लिंक्डइन, एंड आई एम श्योर वो बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर हुआ होगा, और वो किसी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का था। वो इतना बड़ा आर्टिकल था और उसमें ए से लेके जेड तक सिर्फ ये लिखा हुआ था कि चाइनीज सोसाइटी कितनी अच्छी है। गलवान इंसिडेंट का कोई मेंशन नहीं, लद्दाख एपिसोड का कोई मेंशन नहीं, सिर्फ ये कि वहां के लोग कितने अच्छे हैं और सोसाइटी कितनी रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और इंडिया को कितना चाहती है। जब मैंने सवाल ये पूछा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लद्दाख में एक दूसरे के सामने हैं, ये आर्टिकल लिखने का मतलब क्या है? फॉक्स, दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इंडियन सोसाइटी को यह बताना था कि लुक, चाइनीज सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। अरे भाई अच्छे होंगे, हम तो देख रहे हैं उनको लद्दाख में क्या कर रहे हैं, वो हमारी जमीन को हड़प करने के चक्कर में है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉरफेयर, एंड वी ought टू टेक मोर एंड मोर प्रिकॉशंस। अगर आप सोचें कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे सारे प्रिकॉशंस ले लेगी, देन यू आर सैडली मिस्टेकन। एंड सेम थिंग मैं उन लोगों की बात अब करने जा रहा हूं जो कहते हैं कि चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस आप कम कीजिए। चाइना के से जो भी इंपोर्ट हो रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उससे चाइनीज को बाहर रखा हुआ है। चाइनीज कंपनीज एक लिमिटेड एरिया में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, जो आपके रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो आप आइटम्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ आ रहा है, वो बेसिकली उन आइटम्स की वजह से आ रहा है। बट साइमल्टेनियसली मैं एक पॉइंट और भी कहूंगा, और ये पॉइंट उन लोगों को समझना चाहिए जो इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के लिए उस कंट्री को नो डाउट फायदा होता है, चाइना को फायदा होता है, लेकिन इंटरनली आपका भी पैसा सर्कुलेशन में आता है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है,
और आपकी भी जीडीपी बढ़ती है। अगर हम चाइना से कोई भी सामान लेके इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया से हम इंटरनल यूज करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन के बाद, तो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होता है। आप जो छोटे मोटे आइटम हैं जो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो आप इंडिया में कीजिए, नो डाउट अबाउट दैट। दैट इज द वे यू कैन help the government, help the state, rather than saying कि इंडियन गवर्नमेंट वहां से इंपोर्ट क्यों करती है। इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। सम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात आप छोड़ के उसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस उसमें नहीं है। सोसाइटी के पास या कम्युनिटी के पास ऑप्शंस हैं। दे हैव गॉट द ऑप्शंस। With China, we must exercise war is not the option, but be prepared for the war with the solid infrastructure in your border areas, with your total missile system, which DRDO has developed with so much of pain and expertise. Be a big deterrent for China, and rest assured, China will be deterred. But मैं एक बात बिल्कुल क्वेश्चन के साथ बताता हूं कि अगर आप ये सोचिए कि ये इंसिडेंट नहीं होंगे, ये इंसिडेंट होते रहेंगे। द ओनली थिंग इज कि जितने आप तैयार होंगे उतने ये इंसिडेंट कम होंगे। और तैयार होने की बात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सोसाइटी की और कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। और ये जो प्रो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो एनजीओज हैं, दे मस्ट बी रेस्ट्रेन्ड। कौन रेस्ट्रेन करेगा इनको? सोसाइटी रेस्ट्रेन करेगी, कम्युनिटी रेस्ट्रेन करेगी, हम लोग रेस्ट्रेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।